हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम अध्ययन करने वाले हैं मैथ पेडागोजी, जो कि आगे आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए हम देखते हैं बारी बारी से सारे प्रश्नों को। तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर देखिए 62 51 है, फिर 65 21 है, फिर 56 21 में 5 का स्थानीय मान निकालना। ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर स्थानीय मान 5 का निकालना है तो इस संख्या में देखिए 5 के आगे जो है 3 अंक है, इस पर 3 जीरो देना है। फिर पीछे भी संख्या यहाँ पर दिया है 5 इस संख्या में, तो इस 5 को यहाँ पर लिखेंगे 5, फिर आगे 2 अंक है तो यहाँ पर 2 जीरो देंगे। फिर पीछे वाला संख्या जो है ये 5 है, इस 5 को हम यहाँ पर 5 लिखेंगे। ठीक, और आगे 1 अंक है तो यहाँ पर 1 जीरो देंगे। ठीक, अगर तीनों को हम जोड़ते हैं तो 0 5 5 5, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी चला आएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 लीटर जूस का डब्बा घनाकार आकृति का है और उसका आधार वर्गाकार, जो है वर्गाकार, जिसकी माप जो है 8 × 8 सेमी है। डिब्बे में जूस की गहराई किसके अधिक समीप होगी, ये निकालना है। यहाँ पर देखिए 1 लीटर जो है, 1 लीटर में जो होता है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक, यहाँ पर देखिए तो घनाकार डिब्बा जो है उसका आधार जो है वर्गाकार है। ठीक है, तो निकालना ऊंचाई। यहाँ पर देखिए घनाकार का मतलब घनाभ का जो है आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। इसका आधार जो है लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर है, और ऊंचाई हमको निकालना है। ठीक, और उस डिब्बा में जो है जूस जो आता है 1 लीटर घन आकार का जूस उसमें आ जाता है। ठीक है, उसमें इतना जूस आता है जिसमें उसमें जो है 1 लीटर जूस आ सकता है। तो 1 लीटर जूस में जो है 1000 सेंटीमीटर क्यूब जूस आएगा। तो एच का मान निकालना है, तो हो जाएगा 1000 बटा 64, दोनों काटते हैं तो 15.6 चला आता है। यहाँ पर कह रहा डिब्बा में जूस की गहराई किसके अधिक समीप है, तो 15.6 जो है 16 के अधिक समीप है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 10,000 + 10 100 + 10 इकाई बराबर क्या होगा। यहाँ पर देखिए 10,000 है तो 10 पे आगे 3 शून्य होगा। फिर आगे दिया 10 100 का मतलब होता है 10 पर 00। फिर कहा गया 10 दहाई, मतलब 10 पर 1 और 0, तीनों को जोड़ते हैं तो 0 0 1 1 1, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, 30 36 और 42 के सबसे छोटे सार्वगुणज तथा सबसे बड़ी सार्वगुणनखंड का गुणनफल क्या होगा, निकालना है। यहाँ पर देखिए सबसे छोटे सार्वगुणज का मतलब होता है एलसीएम, यानी 30 36 42 का निकालते हैं एलसीएम। ठीक, तो इसका एलसीएम जो आता है 1260 आता है। फिर कहा गया है आगे, तथा सबसे बड़ी सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड का मतलब होता है मौसा, यानी 30 36 42 को निकालना है, एचसीएफ निकालना है, यानी मौसा निकालना है। इसका मौसा आ जाता है 6। ठीक,
और कह रहा है दोनों का गुणनफल करना है, तो दोनों गुना कर देते हैं। जब दोनों का गुना करते हैं तो इसका आंसर निकल के आता है 7560, यानी ऑप्शन नंबर डी। आप लोग तीनों संख्या के एलसीएम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है, मौसा भी निकाल सकते हैं। तो एलसीएम आ गया 1260 और एचसीएफ आ गया 6, दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑप्शन डी निकल के इसका चला आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज हैं निकालना है, ठीक। यहाँ पर देखिए 84 का सभी निकालना है धनात्मक गुणनखंड, मतलब 84 में किस किस संख्या से भाग लग रहा है और वो 7 का गुणज भी होना चाहिए, ठीक। यहाँ पर 7 से इसमें भाग लग रहा है, 84 जो है 7 का गुणज है, ठीक, प्लस 14 ये भी जो है 7 का गुणज भी है और 84 में भाग भी लग रहा है, प्लस 21 भी है, भाग लग रहा है 84 में, इसका गुणज भी है, प्लस 28 भी क्या है 84 का गुणज है, भाग भी लग रहा है, प्लस 42 भी इसका धनात्मक गुणनखंड है, अब प्लस अंतिम में 84 भी इसका धनात्मक जो है गुणनखंड है। यानी अगर तीनों का संख्या इसमें आ गया है 1 2 3 4 5 6, इस 6 संख्या का अगर हम जोड़ते हैं तो इसका ऑप्शन निकल के आता है ऑप्शन नंबर सी 196। क्वेश्चन 6 है जब दिल्ली में समय 8:49 PM यानी 8:49 शाम को, तब सिडनी में समय अगले दिन 1:19 AM है। कहने का मतलब है दिल्ली में जब 8:49 PM बजता है तो सिडनी में उसी समय जो है अगले दिन 1:19 AM होता है। तो कहा गया है दिल्ली में समय 1:19 AM है तो सिडनी में समय क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि दिल्ली में जब बजता है 8:49 यानी शाम हो रहा है तो उसी समय सिडनी में 1:19 AM यानी सुबह होता है। दोनों का जब डिफरेंस करते हैं यानी अंतर करते हैं तो ये अंतर निकल के आता है 4 घंटा 30 मिनट, ठीक। तो फिर इसमें कहा गया है यदि दिल्ली में 1:19 AM है तो सिडनी में क्या होगा, ठीक। तो 1:19 AM से 4 घंटा 30 मिनट आगे सिडनी बजता होगा, ठीक। जब दिल्ली में बजता है 1:19 AM तो सिडनी में क्या समय होगा, ठीक है। यानी दिल्ली का समय से जो है सिडनी का समय 4.5 घंटा आगे है तो इसमें 4.5 घंटा हम जोड़ देना है 1 घंटा 19 मिनट यानी ये भी AM है। दोनों को जोड़ते हैं तो 9 3 1 4 4 1 5 यानी 5:49 AM में उस समय सिडनी में बजेगा, ठीक। यानी ऑप्शन नंबर डी। यानी जब दिल्ली में जो है 1:19 AM है तो सिडनी में क्या हो जाएगा 4 घंटा आगे 5:19 AM होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है वैन हीले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वह किस स्तर पर है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 0 स्तर मानसिक चित्रण होगा। यानी जो बच्चा जो है आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकता है, मतलब जब उसको चित्र दिखाते हैं तब वो उसका अंतर कर सकता है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, तो वो बच्चा जो है 0 स्तर मानसिक चित्रण के अंतर्गत आएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात जो है वैन हीले के अनुसार ये बात सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। संख्या की समझ के लिए महत्वपूर्ण पहलू कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन है पंक्ति बढ़ता होगा, ठीक है। पंक्ति बढ़ता जो ये भी है संख्या की समझ के लिए। पंक्ति से नंबर बाय हम अगर बढ़ते हैं उसमें हमको संख्या की समझ आती है।
गणना करते हैं, इससे भी संख्या की समझ आता है, ये भी पहलू है। अंक अगर लिखते हैं, इससे भी संख्या की समझ की महत्वपूर्ण पहलू बनती है। लेकिन संरक्षण ये सबसे अलग है। संरक्षण करने से संख्या की समझ यानी विकसित नहीं होता है, यानी ये महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अध्यापक ने कक्षा 4 के छात्रों को 36 टायर दी और उन्हें सभी संभव आयतों में व्यवस्थित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना को संबोधित नहीं किया जा सकता? कि 36 टायर है, ठीक, और इस 36 टायर को सभी संभव आयतों में व्यवस्थित करना है, ठीक। जब आयत का व्यवस्थित करते हैं 4 × 36, 4 टायर गुना 9 टायर कर सकते हैं, 30 पुर गया, ठीक है। 18 × 2 कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पर 36 पुर रहा है। यानी आयत से संबंधित हमको निकालना है, 2 परिमाप निकालना है, 2 परिमाप नहीं, 2 इसकी भुजा ऐसा लेना है कि इसका जो क्षेत्रफल 36 चला है। तो इसमें हम गुणनफल भी करते हैं, क्षेत्रफल भी निकालते हैं, गुणनखंड भी करते हैं, लेकिन इसमें आयतन कहीं भी नहीं होता है। यानी आयत से संबंधित कुछ भी अगर हम हल करते हैं परिमाप निकाल सकते हैं, लेकिन आयतन नहीं निकालते। इस कारण इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। कहने का मतलब है प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र क्या होनी चाहिए? तो पहला ऑप्शन है उच्चतर गणित के लिए तैयारी करते हैं, ये सब निगेटिव है। गणित के अमूर्त विचार जानते हैं, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों को दैनिक जिंदगी से जोड़ने की सहायता करते हैं। जहाँ भी आपको दिख रहा है दैनिक जिंदगी से हम जोड़ते हैं, ये जो है पॉजिटिव टैग वर्ड है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, 2 और 2/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या निकालना है। देखिए 2 है, यानी 2 समकोण निकालना है, तो 2 × 90। फिर आगे कह रहा है 2/3 समकोण, यानी 90 में जो है निकालते हैं 2/3 समकोण, तो 3 से काटते हैं 30, ठीक। 90 दूना 180 प्लस 30 दूना 60, और दोनों को जोड़ते हैं तो 240। इसका आंसर चला आता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। कि 2 और 2/3 है, कहने का मतलब है 2 मतलब 2 समकोण और 2/3 मतलब समकोण का 2/3 को डिग्रियों में निकालना है, ठीक। इसका ऑप्शन नंबर ए निकल के आता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल निकालना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले 96 का जो है गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 से लगाते हैं 48, 2 से 24, फिर 2 से लगाते हैं 12, 2 से लगाते हैं 6, 2 से लगाते हैं 3। यहाँ पर देखिए 3 2 5, ये 5 2 आ गया है, 1 3 आ गया है। इसको हम लिख सकते हैं, - 2 की पावर 5 गुना 3 की पावर 1। फिर इस चीज़ को हम यहाँ पर देखिए 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल निकालना है। तो पहले जो है जो गुणनखंड के उसको पावर के रूप में घात के रूप में लिख चुके हैं। अब यहाँ पर हम देखिए 2 की पावर 5 घटते क्रम की ओर पावर लगाएंगे, ठीक है। 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0, ठीक। और गुना, फिर यहाँ पर 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 1 से चालू करेंगे
प्लस 3 की पावर 0। ठीक, आगे हम यहाँ पर देखिए, अब इस सारे को अगर हम हल करते हैं तो आगे निकल के आता है 2 का पावर 5 का मान आता है 32 प्लस 2 का पावर 4 का मान आता है 16 प्लस 2 का पावर 3 का मान आता है 8 प्लस 2 का पावर 2 का मान आता है 4 प्लस 2 का पावर 2 का मान आता है 2 का पावर 1 का मान आता है 2 प्लस 2 का पावर 0 का मान आता है 1। इसको गुना करना है, 3 की पावर 1 का मान आता है 3 प्लस 3 की पावर 0 का मान आता है 0। अगर इस तीनों को अगर हम हल करते हैं, 3 की पावर 0 यहाँ पर 1 आता है। ठीक, अगर सबको हम जोड़ के गुणा करते हैं तो जोड़ते हैं तो फिर यहाँ पर अगर इस जितना भी संख्या दिया गया इस संख्या अगर हम जोड़ते हैं आता है 63 गुना 3 प्लस 1 4, और दोनों को गुना कर देते हैं तो इसका ऑप्शन निकल के चला आता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 13, एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संख्या संबंधी संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों को संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है, वह अवस्था कौन सा है? तो वो अवस्था जो है संक्रियात्मक अवस्था होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 14, 6/5 में कितने 1/10 हैं? यानी 6/5 में कितने 1/10 हैं? तो इसको उल्टा गुना कर देना है 10/1। ठीक, काट देंगे 5 दूना 10, 6 दूना 12, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब चला आएगा। क्वेश्चन नंबर 15, प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम बिंदु के खेल प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। कि 10 ग्राम है बिंदु के खेल है प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग जो करते हैं, ऑप्शन नंबर बी स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए। ठीक, यानी स्थानीय मान की समझ के लिए योग्यता की वृद्धि के लिए इसका प्रयोग करते हैं। 10 ग्राम बिंदु के लिए प्रतिरूप का प्रयोग करते हैं स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब होगा। अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।